नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार स्वागत है इस बाबा के सेंटर पे। तो जैसे कि हम आप लोग को पता है कि हम लोग बिहार एसएससी के सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिहार एसएससी वाला तो अपना एग्ज़ाम का डेट बढ़ा ही रहा है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया है। मतलब यहाँ तक वो समझ बोल सकते हैं कि हद कर दिया बिहार एसएससी ने। अभी तक मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि कब एग्ज़ाम लेना है। लगभग साल लगने वाला है इसका फॉर्म फिलअप का। मतलब क्या कर सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया था फॉर्म का उसका लगभग साल लगने वाला, लेकिन अभी तक क्या है कि कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्ज़ाम कब लेंगे, कब इसका आगे का प्रोसेस जारी होगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा तो बिहार का ये नटखेल है ही। बहुत सारा एग्ज़ाम जैसे कि कैंसिल भी हुआ, बिहार पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, बिहार पुलिस का अभी तक एग्ज़ाम लिया ही नहीं है। तो बिहार में ये सब आम बात है, तो इसे इग्नोर कीजिए और हम अपने तैयारी पे मतलब ध्यान दीजिए। तो तैयारी को बरकरार रखना है, तैयारी को नहीं छोड़ना है। जब होगा तब हम लोग फोड़ेंगे एग्ज़ाम को। तो आज भी यहाँ पर नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। तो इस सेट में हम लोग क्या करेंगे, साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साइंस से स्टार्ट होने वाला है। फिर क्या कहते हैं, फिर जैसे कि आप लोग को पता है कि टोटल 75 जी के जीएस क्वेश्चन रहता है। उसमें 50 क्वेश्चन आप लोग को क्या रहता है, 50 हो गया जीके का और 25 हो जाता है साइंस का। तो साइंस का क्वेश्चन 25 होता है। और यहाँ पर जो इस सेट में साइंस से स्टार्ट हुआ है, तो पहले हम लोग साइंस का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जैसे कि दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है और पूरा वीडियो देखा कीजिए। जब भी आप लोग कोई चीज़ का देख रहे हैं तो इसको पूरा नॉलेज गेन कीजिए। थोड़ा सा नॉलेज लेने से कुछ होने वाला है नहीं। आज के ज़माने में जानते हैं कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। प्रत्येक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, रात रात भर पढ़ रहा है, लाइब्रेरी जग 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 के रात रात भर। तो आप लोग को पता है कि कम पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए थोड़ा जो भी कर रहे हैं थोड़ा अधिक मात्रा में प्रैक्टिस कीजिए, अधिक मात्रा में परिश्रम करने का कोशिश कीजिए। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा कि निम्नलिखित में से कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो किसका प्रयोग जो है वो फिलर के रूप में काम नहीं आता। तो कपड़े धोने के साबुन में, कपड़े धोने का जो साबुन होता है, दो प्रकार का साबुन होता है। एक लगाने वाला होता है, एक कपड़े धोने का होता है। तो कपड़े धोने का जो साबुन होता है वो जानते हैं आप लोग कि कड़ा टाइप का होता है, थोड़ा कड़ा टाइप का साबुन हो गया। तो वो किसका किसका हो गया, वो कपड़े धोने के काम आता है। और मुलायम साबुन जो होता है वो स्नान करने में काम आता है। और बात करें यहाँ पर साबुन का, तो कड़े साबुन जो होता है वो बनता है सोडियम लवण के। कड़ा साबुन जिसको हम लोग कपड़ा साफ करते हैं वो सोडियम लवण का बना होता है। और बात करें मुलायम साबुन जिससे हम लोग स्नान करते हैं, वो बनता है पोटेशियम लवण के। तो ये सब भी आप लोग को पूछा जा सकता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा है प्रश्न कि यहाँ पर कपड़ा धोने के साबुन में फिलर के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर ये है ग्लिसरॉल। तो इसका प्रयोग हम लोग फिलर के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है ग्लिसरॉल जो है ये यौगिक है और ये जो है तेल, और इसमें जो है तेल और बसा पाया जाता है। ठीक है, तो तेल और बसा पाया जाता है। तो ये कपड़ा धोने के साबुन में फिलर के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है कॉस्मेटिक्स के रूप में। जैसे कॉस्मेटिक बहुत सारा सामान होता है फेस में लगाने के लिए, या फिर लिपस्टिक वगैरह जो बनते हैं कॉस्मेटिक वगैरह, उस सब में क्या करते हैं ये ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ग्लिसरॉल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन काम नहीं आता, तो ग्लिसरॉल तो इसमें काम आता ही नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और बात की बात आप लोग देखें तो बोरेक्स हमारा यहाँ पर, तो जो इसका फार्मूला होता है बोरेक्स का वो होता है Na2B4O7 × 10H2O होता है। ये होता है बोरेक्स का फार्मूला, इसे आप लोग याद रखेंगे Na2B4O7 × 10H2O। तो इसमें 10 बाल्टी पानी याद रखिएगा, इसको 10 बाल्टी पानी जरूर लगाइएगा। Na2B4O7 × 10H2O हो गया, H2O पानी का सूत्र है। तो ये हो गया बोरेक्स का सूत्र। फिर बात करें सोडियम सिलिकेट का, तो सोडियम सिलिकेट का सूत्र हो जाता है NaSiO2। ये हो गया सोडियम सिलिकेट का सूत्र NaSiO2। फिर सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाता है Na2CO3। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला भी बार बार पूछा जाता है प्रश्न में, तो इसे भी आप लोग याद रखा कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 2, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो कौन सा जीवाणु है जिसको हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया या जीवाणु है जो कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो आप लोग को बता दूं कि ये जो स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है और ये जो है विनाइट्रीकरण में भाग लेता है। तो याद रखिए आप लोग स्यूडोमोनास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 3 में देखें
कि निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है, तो किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। ऐसे तो आप लोग को पता है कि विटामिन बी को थायमिन कहा ही जाता है, लेकिन इसमें आप लोग को विटामिन बी का बहुत सारा कम्प्लेक्स होता है, तो कम्प्लेक्स में आपको पूछा जा रहा है कौन कौन सा विटामिन जो कि इसको थायमिन बोलते हैं। तो याद रखिए आप लोग विटामिन बी 1 को ही थायमिन बोलता है, किसको बोलते हैं, विटामिन बी 1 को थायमिन बोलते हैं। और बाकी बात आप लोग बात करें यहाँ पर अलग का और जो कम्प्लेक्स होता है बी 1 को छोड़ के, उसका रासायनिक नाम क्या क्या है। तो बी 1 तो हमारा हो गया, किसका रासायनिक नाम है, बी 1 का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। बात करें यहाँ पर बी 2 का, तो बी 2 का जो रासायनिक नाम होता है बी 2 का, वो होता है, बी 2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लोविन। क्या होता है, राइबोफ्लोविन हो गया बी 2 का रासायनिक नाम। फिर बात करें यहाँ पर बी 3 का, तो बी 3 का जो रासायनिक नाम होता है, बी 3 का हो जाता है अपना क्या, नियासिन या फिर निकोटिनामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। ये हो गया बी 3 का रासायनिक नाम, विटामिन बी 3 जो कि कम्प्लेक्स है विटामिन बी। और विटामिन बी 4 नहीं होता है। फिर बात करें यहाँ पर विटामिन बी 5, तो विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटोथोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल, ये हो गया विटामिन बी 5। फिर बात करें यहाँ पर बी 6 का, विटामिन बी 6 का जो कम्प्लेक्स नाम होता है, ये जो होता है ये रासायनिक नाम विटामिन बी 6 का, वो होता है पायरिडॉक्सिन। याद रखिए आप लोग, पायरिडॉक्सिन, यह हो गया विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम। और यहाँ पर बात करें हम लोग विटामिन बी 7 का, तो विटामिन बी 7 का जो रासायनिक नाम होता है वो हो जाता है क्या, बायोटिन। तो याद रखिए आप लोग, बायोटिन विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है। और विटामिन एच का भी रासायनिक नाम है। तो याद रखिए आप लोग, विटामिन एच और विटामिन जो यहाँ पर बी 7 अपना कम्प्लेक्स है, दोनों का रासायनिक नाम जो है वो सेम होता है, और क्या होता है, वो बायोटिन होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो 7 नंबर हो गया। फिर हम लोग बात करें यहाँ पर विटामिन बी 8 नहीं होता है, विटामिन बी 9 होता है। तो बी 9 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फॉलिक अम्ल। तो विटामिन बी 9 का जो रासायनिक नाम हो गया वो हो गया फॉलिक अम्ल। और बात करें यहाँ पर विटामिन बी 12 का, तो बी 12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबाल्मिन। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और इसमें ये भी पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन बी 12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है, और इसको जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबाल्मिन है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा। सभी कम्प्लेक्स विटामिन बी का जितना भी कम्प्लेक्स है सभी का हम लोग यहाँ पर पढ़े। और इसे आप लोग अगर याद रखना चाहते हैं ट्रिक के द्वारा, तो एक ट्रिक हम याद रखिएगा, ये क्रम अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये हमारा जो यहाँ पर ट्रिक है वो है रेथा, रेथा स्काई टोबा किलो, ये हमारा बनाया हुआ है, जो कि रासायनिक नाम का फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर अक्षर होता है वो है। ये क्या है, विटामिन A B C D E H K का रासायनिक नाम है। रेथास्केटोबाफिलो है। यहाँ पर आप लोग को जो इसका रासायनिक नाम का जो भी है ट्रिक, उसको हम लोग अलग से एक वीडियो बना देंगे। जो भी विटामिन है, बीमारी है, सबका एक अलग से बना देंगे वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाला कौन कौन सा बीमारी हो गया, उसका ट्रिक के द्वारा ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि एक बार में आप लोग का सारा कवर हो जाएगा। बैक्टीरिया हो, कवक हो, या फिर प्रोटोजोआ हो, या फिर वायरस हो, इस सब से होने वाला बीमारी आप लोग को एक एक ट्रिक करके बताऊंगा, उसमें सभी कवर हो जाएगा। तो उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जैसे कि रेथा स्केटोबाफिलो लिख दिया हूँ, तो इसको समझ लीजिए। तो रेथास हो गया रेटिनॉल, रे से हो गया रेटिनॉल, थास हो गया थायमिन, स्कॉर्बिक एसिड हो गया इसके से, फिर कैस हो गया कैल्सीफेरॉल, टोबाफिलो, टोबाफिलो टोस हो गया टोकोफेरॉल, वहाँ से बायोटिन हो गया, फिर से फिलोक्विनोन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, विटामिन ए हो गया, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बी हो गया थायमिन, सी हो गया विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन एच हो गया बायोटिन, फिर विटामिन के जो हो गया इसको बोलते हैं फिल्लोक्विनोन। तो ये A B C D H के जो कि हमारा विटामिन है, कौन कौन सा विटामिन होता है, A B C D और ई और एच फिर के, ये सभी विटामिन का रासायनिक नाम का ये फर्स्ट स्टेप था। इसको ट्रिक के द्वारा आप लोग याद रख सकते हैं। और विटामिन बी का जो कम्प्लेक्स है इसका भी ट्रिक बनाया हूँ, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही अगर यहाँ पर बताऊंगा तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग, यहाँ पर आप लोग इतना ही कवर कीजिएगा, जितना बताया हूँ उतना याद रखिएगा जरूर। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। जब हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है, और ये लेट से घट मतलब गलने लगता है। अगर क्या कहते हैं, गलना घट जाएगा तो क्या होगा, बर्फ़ जो अपना क्या है वो लेट से गलेगा। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते हैं कि जो बारिश में जो बर्फ़ गिरता था तो उसको हम लोग क्या करते जल्दी पिघले नहीं, इसलिए हम लोग उसको कहीं पर दबा के रख देते, भूसा वगैरह में दबा के रख देते, तो वहाँ पर उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। दबाव का कारण क्या होता है कि वो जल्दी नहीं गलता। तो इसलिए हम लोग क्या याद रख सकते हैं उसको हम लोग कि
दाब बढ़ने पर जो बर्फ़ का गलना क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा समय के बाद ही वो गलता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 5 नंबर की, एफ्लाबिस का उत्पादन होता है, तो एफ्लाबिस का उत्पादन कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है? तो एफ्लाबिस का उत्पादन जो होता है वो कवक के द्वारा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। तो फंगस के द्वारा होता है ये, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और इसका इससे बीमारी होने वाला एक ट्रिक है, जिसको हम लोग ट्रिक बनाए हैं कि गंजा दमाद खाए फ्रूट। यहाँ पर बता देता हूँ ये ट्रिक, बाकी बात सभी का ट्रिक एक वीडियो में बना दूंगा। और यहाँ पर एक कवक का द्वारा लिख रहा हूँ कि कवक वाला जो ट्रिक है कि इससे कौन कौन सा बीमारी होता है। तो ये हमारा ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। ये ट्रिक हमारा किस है, फंगस से होने वाला ट्रिक। तो गंजा से हो गया गंजापन, तो गंजापन जो होता है वो फंगस के द्वारा ही होता है। और दमाद से याद रखिएगा, दम्मा हो गया, दांत खुजली हो गया, ये सब किससे होता है, कवक के द्वारा होता है। खाए फ्रूट, तो फ्रूट से अपन लोग याद रखिएगा एथलीट फ्रूट, तो एथलीट फ्रूट जो होता है वो भी कवक के द्वारा ही होता है। ये सब ट्रिक के द्वारा मतलब हम लोग इसको याद रखें ताकि प्रश्न आए तो इससे बन जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 6 नंबर प्रश्न की, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? तो रासायनिक समीकरण जैसे हम लोग देखे यहाँ पर, H2 हाइड्रोजन और हम लोग ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, जल बनता है, H2O बनता है। तो इसको हम लोग कैसे संतुलित करते थे, संतुलित जो हम लोग इसको करते हैं वो द्रव्यमान के अनुसार करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का हमारा यहाँ पर 2 है, जिसका द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का नहीं, इसका द्रव्यमान संख्या 2 हो गया। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है 16, तो 16 और 1 ऑक्सीजन, तो एक यहाँ पर 16 हो गया। अब यहाँ पर इधर देखें तो H2O बन रहा था, H2 हो गया, 2 हाइड्रोजन तो 2 का 2 हो गया, फिर इधर 16 ऑक्सीजन का हो गया, तो 16 2 18, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 होगा। दोनों साइड देख सकते हैं, दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है इसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम से संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से हम लोग क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न से किसने दर्शाया था? तो परमाणु में धनावेशित कण होता है, उसकी उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न से किसने दर्शाया? तो धनावेशित कण क्या होता है, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन को हम लोग धनावेशित कण होता है, वही पूछा जा रहा है कि इनमें से सर्वप्रथम किसने दर्शाया था। जैसे आप लोग को पता है कि प्रोटॉन का खोज जो है वो सर्वप्रथम किसके के द्वारा किया गया था, तो किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। तो गोल्डस्टीन के द्वारा ही इसको सर्वप्रथम क्या गया, दर्शाया गया था। बात करें यहाँ पर ईस्वी का, तो सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का जो खोज किया था वो कब किया था, परमाणु धनावेशित का जो खोज किया था वो किया था 1886 ईस्वी में। वैसे ही हम लोग धनावेशित कण को ही प्रोटॉन बोलते हैं। और ये नाभिक में होता है, कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक में 2 चीज़ होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, एक तो प्रोटॉन हो गया और एक न्यूट्रॉन। ये दोनों जो होता है वो प्रोटॉन के नाभिक में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन तो बाहर में घूमते रहता है। तो नाभिक में हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन का खोज किया है वो 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। बात करके यहाँ पर न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का खोज है वो 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा खोज किया है। किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, ये जो चैडविक है इसने नाइट्रोजन का खोज किया है, और कब किया है, 1932 ईस्वी में किया है। बात करें यहाँ पर जे थॉमसन का, तो जे थॉमसन ने जो आविष्कार किया है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया इसने कब किया है, तो इसने किया 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। चैडविक ने 1932 ईस्वी में नाइट्रोजन का खोज किया है। बात करें यहाँ पर विल्सन का, तो विल्सन ने जो खोज किया है वो न्यूट्रॉनो और पॉजिट्रॉन का खोज किया था। एक होता है न्यूट्रॉनो और एक होता है पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो ऐसा लिखा जाता है, न्यूट्रिनो। तो इसका खोज जो है वो विल्सन के द्वारा किया गया। और एक होता है पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का खोज भी विल्सन ने किया। तो ये 2 चीज़ का खोज विल्सन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत क्वेश्चन से कवर कर लिए। एक तो हमारा गोल्डस्टीन वाला हो गया, चैडविक हो गया न्यूट्रॉन की खोज, जैसे जे थॉमसन हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज, विल्सन ने न्यूट्रिनो एवं किसका खोज किया है, पॉजिट्रॉन का खोज किया। तो ये 2 इसने खोज की है। तो ये सभी आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये पूछा जा सकता है विल्सन ने जो खोज किया था न्यूट्रिनो एवं पॉजिट्रॉन का, ये कब किया था, तो ये किया था 1927 ईस्वी। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 1927 ईस्वी में इसने खोज की थी। तो आगे यहाँ पर देखो तो हमारा आ जाता है 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तो आप लोग बता दो, हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक विकार, ये तो पता ही है आप लोग को। और इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होने लगता। क्या होने लगता है, प्रोटीन का संश्लेषण ही नहीं होने लगता, जो कि रक्त के लिए स्कंदन के लिए आवश्यक है। यदि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो रक्त में स्कंदन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हीमोफीलिया में क्या होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण ही नहीं होना जाता, जिसके कारण ये एक प्रकार का बीमारी शरीर में हो जाता है। और क्या होता है कि
ये हमारा जो खून है वो जमने नहीं लगता है। अगर जमेगा नहीं तो फिर पतला हो जाएगा बहुत खून, और मतलब अगर कहीं भी थोड़ा सा कट गया तो सभी खून फटाक से निकल जाएगा। तो ये स्कंदन का काम नहीं होने देता ये हीमोफीलिया बीमारी में। तो इसी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा रहता है कि इसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है जो कि स्कंदन के लिए आवश्यक है। स्कंदन क्या है? कोगुलेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। स्कंदन मतलब वही होगा जिस जमना बोलते हैं, जमना। तो अगर खून मतलब थोड़ा जमेगा नहीं या फिर क्या कहते हैं कि उसको थोड़ा मतलब गाढ़ा नहीं होगा तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि वो ठीक है? वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होता, और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही रक्त स्कंदन होता है। यहाँ पर लिखा है कि रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन संश्लेषण आवश्यक है, लेकिन हेमोफीलिया बीमारी में क्या होता है कि वो होने ही नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे, प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, और प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है आप लोग को कि एक साइड में रोग दिया गया, दूसरे साइड में उसका दवाई मतलब औषधि दिया गया है, तो कौन सा दवाई एक कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में जो होता है वैक्सीन का नाम वो होता है सिनीरियम। तो मलेरिया वैक्सीन नहीं बोल सकते हैं, ये सिनीरियम जो मलेरिया का वैक्सीन नहीं बल्कि ये क्या है? औषधि है, दवाई है। तो सिनीरियम सही बात है कि मलेरिया का क्या है? दवाई है, ये सही है। फिर बात करें कैंसर का, तो कैंसर का दवाई नेक्स्ट बार, ये भी सही है। और यहाँ पर कुष्ठ रोग की बात करें तो कुष्ठ रोग की जो बीमारी है इसका दवाई DOTS, ये भी सही है। लेकिन बात करें यहाँ पर तीसरा नंबर जो है पोलियो, पोलियो का OPV, जिसको हम लोग पूरा नाम OPV का हो गया, OPV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। अब यहाँ पर वैक्सीन इसी में लगा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये वैक्सीन है ना कि दवाई है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी, ये 3 नंबर जो कथन है ये मेल नहीं खा रहे, क्योंकि क्या है यहाँ पर ये OPV जो एक वैक्सीन है ना कि दवाई है। यहाँ पर मेल खा रहा है दवाई वाला, क्योंकि रोग और औषधि दिया गया। OPV हमारा औषधि नहीं है बल्कि ये वैक्सीन है, जो कि टीका के द्वारा हम लोग सुई के द्वारा जो वैक्सीन दिया जाता है उसको बोलते हैं वैक्सीन। तो ये वैक्सीन है ना कि दवाई है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये कह सकते कि वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर कि केवल 3, तो केवल 3 इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पोलियो का जो OPV एक वैक्सीन है ना कि दवाई है। तो ऐसा करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या यहाँ पर कर रहा था और यहाँ पर क्या गलती हुआ था। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 10, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तन और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो याद रखिए आप लोग एस्पायरोगैरा को जो हम लोग जड़, तन और पत्तियों के रूप में विभेदित नहीं कर सकते। मौके पर 3 ऑप्शन है, सभी को हम लोग विभेदित कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो इनमें से कौन जो दुग्ध प्रोटीन है? तो आप लोग को बता दूं कि केसिन जिसके कारण दूध उजला होता है, केसिन के कारण क्या होता है? दूध उजला होता है। और जो दूध का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। इसके कारण दूध क्या होता है? उजला होता है। और बात करें यहाँ पर दूध का जो पीला रंग हो जाता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। और बात करें यहाँ पर जो हल्दी का रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? तो हल्दी का रंग पीला होता है कुरकुमीन के कारण। किसके कारण? कुरकुमीन के कारण। और बात करें यहाँ पर पेशाब का रंग जो होता है पीला वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। और बात करें यहाँ पर लैट्रिन का, तो लैट्रिन का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? वो यूरोबिलिन के कारण होता है। किसके कारण? यूरोबिलिन के कारण होता है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रश्न था हमारा दुग्ध प्रोटीन क्या है? तो दुग्ध प्रोटीन जो है वो हमारा केसिन है। तो केसिन जिसके कारण दूध उजला होता है इसी को हम लोग दूध प्रोटीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स जो एक जीवाणु जनित रोग होता है ना। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जीवाणु जनित जो रोग होता है उसके लिए ही प्रभावी होता है। यहाँ पर बात करें हम लोग 12 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है। ये बात सही है, ये जीवाणु जनित रोगों के लिए ही ये एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो यह बात सही है। बात करें ऑप्शन नंबर बी का, तो कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होती। यह बात सही है, क्योंकि ये विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता बल्कि किसके विरुद्ध प्रभावी होता है? ये होता है जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, ना कि विषाणुओं के विरुद्ध। ये बात भी सही है, यहाँ पर दिया गया विषाणुओं के विरुद्ध क्या होता है? प्रभावी नहीं होता, ये बात सही है। अगला ऑप्शन यहाँ पर एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, तो ये बात भी सही है, जुकाम एवं फ्लू में भी प्रभावी नहीं होता है। बात करें ऑप्शन नंबर डी का, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थेरिया
फाइलेरिया और चेचक बीमारी शामिल है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव जो ख़त्म करता है एंटीबायोटिक्स, वो करता है सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी का। लेकिन यहाँ पर बात करें डिप्थीरिया, ठीक है डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, लेकिन फाइलेरिया की बात करें और चेचक की बात करें, चेचक बीमारी जो वो विषाणु के कारण होता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स से सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी को खत्म करता है। लेकिन यहाँ पर चेचक दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि चेचक जो एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है, इसको जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं आप लोग को प्रश्न समझ में आ गया होगा इसमें क्या कह रहा था और क्या गलत इसमें दिया गया था। यहाँ पर गलत यही दिया था कि एक तो हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स के प्रयोग हम लोग जीवाणु से संबंधित होने वाले बीमारियों को लड़ने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है चेचक, जो कि चेचक एक विषाणु जनित रोग है, तो ये इसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स से। यहाँ पर यही ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न आ जाता है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो ऑर्निथन चक्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑर्निथन चक्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथन चक्र। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना 14 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोऑक्साइड है, सॉरी मोनोसेकेराइड है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा इनमें जो मोनोसेकेराइड है यह बताना है। जैसे कि आप लोग पता है कि मोनोसेकेराइड में तीन हमारा यहाँ पर मोनोसेकेराइड है, वो कौन कौन सा, एक तो हो गया ग्लूकोज हो गया, एक फ्रुक्टोज हो गया, और एक होता है गैलेक्टोज। यहाँ पर लिख देता हूँ गैलेक्टोज भी, गैलेक्टोज। तो ये तीनों जो हमारा गैलेक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया और ग्लूकोज, ये तीनों हमारा क्या है, मोनोसेकेराइड। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता है, ना कि ये सब आता है। इसमें देखिए सुक्रोज हो गया, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड हो गया, फिर लैक्टोज डाइसेक्रोड डाइसेक्रोड है, फिर यहाँ पर बात करें यहाँ पर सुक्रोज, ये भी डाइसेक्राइड हो गया, माल्टोज डाइसेक्राइड है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ही एक ऐसा है जो कि मोनोसेक्राइड है। इसमें दोनों जो है ग्लूकोज हो गया और फ्रुक्टोज हो गया मोनोसेक्राइड है, और गैलेक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करें डाइसेक्राइड का, डाइसेक्राइड में तीन होता है, एक सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और एक होता है क्या कहते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, और एक होता है क्या कहते हैं, माल्टोज। माल्टोज ये तीनों क्या होता है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये तीनों क्या है, एक हमारा डाइसेक्राइड। अब बात करें हम लोग डाइसेक्राइड ये बनते किसी किसके मिलने से, तो बात करें हम लोग सुक्रोज का, तो सुक्रोज जो बनता है वो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज की बात करें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो इनको मिलने से जो है वो हमारा बनता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज। याद रखिए आप लोग, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलने से बनता है सुक्रोज। क्या बनता है, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। बात करें यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलाएंगे तो ये बनता है माल्टोज। क्या बनता है, माल्टोज। माल्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या हो गया हमारा, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज, सुक्रोज हो गया। अब एक होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इन दोनों को जब मिलाता है तो हम लोग तब बनता है लैक्टोज। क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। ये भी आप लोग याद रखें। यहाँ पर तीन आप लोग को बता दें डाइसेक्राइड, तो कौन कौन किसके मिलने से क्या क्या बनता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज कहेगा सुक्रोज हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज हो गया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज हो गया। ये सभी आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर तीन मोनोसेक्राइड बता दें, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ये गैलेक्टोज, ये तीनों क्या है, मोनोसेक्राइड है। अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न आ जाता है। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है। तो गेंद को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो लगेगा उसका विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर कि गेंद की गति के विपरीत दिशा में क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होगी। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पर अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 16, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि रासायनिक रूप से जल क्या है। तो रासायनिक रूप से जल क्या ये बताना है। जिससे आप लोग पता है जल का फॉर्मूला होता है H2O, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो क्या हो जाएगा, रासायनिक रूप से एक जल क्या है, एक ऑक्साइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑक्साइड है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती है। तो त्वरण जब किसके व्युत्क्रमानुपाती हो तो ये बताना है। जैसे हम लोग पता है कि बल का जो फॉर्मूला होता है, बल बराबर फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है, वो होता है मास मतलब द्रव्यमान गुना एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से और बल को हो गया ए से। यहाँ पर पूछा गया त्वरण के बारे में, तो त्वरण बराबर हम लोग ए बराबर लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर एफ बटे एम होता है।
तो F बटे m हो गया। अब यहाँ पर पूछा जाएगा त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती क्या है हमारा, ये द्रव्यमान है और समानुपाती में हो गया बल, लेकिन यहाँ पूछा है व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्यों यहाँ पर द्रव्यमान हुआ इसका व्युत्क्रमानुपाती, ये फॉर्मूला से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है ये बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ये दिया गया है कि इन तरंगों में माध्यम के कणों का संचरण की दिशा दिशा क्या होता है, वो लंबवत दिशा में कंपन करती है। ये बात सही है। अनुप्रस्थ तरंगे में क्या होता है कि जो इसमें तरंगों की जो संचरण की दिशा होता है वो लंबवत दिशा में कंपन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये ही प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात जो ऑप्शन है ये सभी क्या है इसमें गलत दिया गया। ठीक है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न यहाँ पर है 19 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है 19 नंबर में कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड जो वो किसके द्वारा प्रदूषण का सूचक है। तो वायु में जो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा प्रदूषण का सूचक है वो है लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कटहल का प्रश्न 20 नंबर कि कटहल का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो कटहल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो कटहल का एक आवृत बीज पौधा है और इसमें हम लोग क्या कहते हैं सहपत्र और परिदल पुंज ये सब खाते हैं। क्या कहते हैं सहपत्र और परिदल पुंज जो हो गया वो कटहल का खाने वाला भाग हो जाता है। 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सहपत्र और परिदल पुंज है वो कटहल का खाने योग्य भाग है। और बात करें यहाँ पर कटहल का जो होता है रासायनिक सूत्र वैज्ञानिक नाम जो होता है सॉरी वैज्ञानिक रासायनिक सूत्र नहीं, जो कटहल का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एर्टोकार्पस हेटेरोफिलस। अब यहाँ पर लिख देता हूँ इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है आर्टो कार्पस ARTOCARPUS आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस HETEROPHYLLUS हेटेरोफिलस। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जो कटहल का वैज्ञानिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम जो कि पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, कटहल तो सिर्फ इसको भारत में कहते हैं, हो सकता है दूसरे देश में दूसरा इसका नाम हो। तो वो कटहल का जो पूरे दुनिया में जो जिस नाम से जानते हैं वो है आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस। इसे भी आप लोग याद रख लीजिए, कटहल का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस, ये होता है कटहल का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 21, और प्रश्न संख्या 21 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। इनमें से कौन सा जो वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाते, तो यही गलत है। ये गुण क्या कारण नहीं है। तो यहाँ पर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करें तो ये व्यतिकरण और विवर्तन दिखाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाती। तो इसे ऑप्शन नंबर ये ही इसका राइट आंसर देगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं दिखाता है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया था ऑप्शन नंबर ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 22, और इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 22 में कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस जो प्राप्त किया जाता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर। तो प्रयोगशाला हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं और ये प्राप्त जो होता है वो लाइकेन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग जो बना होता है वो किसका बना होता है। तो बाह्य कर्ण का जो कठोर लचीला भाग होता है वो बना होता है उपास्थि का, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज और उपास्थि। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 24, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में होता है। तो एक्वा रेजिया जिसमें हम लोग सोना वगैरह जो गलाते हैं उसी को बोला जाता है, और इसमें नाइट्रिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं HNO3 और इसमें एक रहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका जो रेशियो होता है इसमें वो होता है 1:3। तो एक भाग होता है HNO3 का और 3 भाग होता है HCl का। तो HNO3 प्लस HCl हो गया, एक भाग हो गया HNO3 का और 3 भाग हो गया HCl का। तो ये होता है प्रयोग किसमें एक्वारेजिया में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर एक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:3। और यहाँ पर 60 नंबर सॉरी 25 नंबर प्रश्न है कि 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटा चला तो किसके उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया। तो 60 वाट का एक रेडियो है जो कि 50 घंटा चला है, तो उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा कितना उपयोग किया गया ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग को बता दें विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है, ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है ऊर्जा बराबर वो होता है शक्ति गुना
शक्ति गुना समय होता है। तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? शक्ति गुना समय होता है। यहाँ पर शक्ति दिया गया आप लोग को 60 वाट और ऊर्जा समय दिया गया 50 घंटा। तो 60 गुना हम लोग 50 करेंगे, ये हो जाएगा 3000 वाट घंटा। तो यहाँ पर वाट घंटा जो है वो यूनिट है, क्या कहते हैं, यूनिट नहीं है बल्कि उसका क्या हो गया, वाट पर आवर हो गया, वो सॉरी वाट आवर हो गया किसका, ऊर्जा का जो मात्रा है वो। लेकिन अगर हम लोग इसको यूनिट में चेंज करें, मतलब किलो वाट घंटा में चेंज करें, जैसे आप लोग को पता है कि 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, किलो वाट घंटा में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 किलोवाट घंटा। तो 3000 हो गया 3 किलोवाट घंटा। इसका देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि 3 किलोवाट घंटा जो इसका जो है विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, 25 क्वेश्चन साइंस का। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जीके जीएस का पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग 25 सिर्फ साइंस का पढ़े हैं। अब बचा है आर्ट वाला पोर्शन जो कि जीके जीएस है, जो कि 26 से स्टार्ट होता है और 75 तक चलता है। तो 50 जीके हम लोग का छोटा है, जो कि अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।